पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है प्रकाश दीवान, संदीप बागले, हेमंत ठुकराल और साथ ही राकेश बंसल भी। एक स्टॉक राकेश आपके लिए, सद्भाव इंफ्रा, जो खबर आ रही कि 676 करोड़ का एक टोलवे इन्होंने कंप्लीट कर लिया, सर्टिफिकेट मिल गया, अब यहां पर टोल वसूली शुरू हो जाएगी। क्या चार्ट पर कभी कोई खरीदारी का मौका देता है सद्भाव इंफ्रा के लिए? अनिल जी, टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। स्टॉक ने रिसेंटली 102, 103 के हाई के बाद एक करेक्शन दिखाई थी 96 तक की। एक डाउनवर्ड चैनल में करेक्शन में ट्रेड कर रहा है और इस खबर के चलते मुझे लगता है स्टॉक में एक ब्रेकआउट मुमकिन है। ऊपर में 99 रुपीज के ऊपर ये जैसे ही स्टॉक निकलेगा, ये जो करेक्शन है ये खत्म होगी और 99 के ऊपर स्टॉक निकलेगा तो मुझे लगता है स्टॉक में 104, 105 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक एक क्लियर बाय है और स्टॉप लॉस 96 रुपीज के नीचे का लगाना चाहिए। हेमंत, हीरो मोटोकॉर्प पर आपसे राय लेना चाहूंगा। कल हमने देखा था एशियन पेंट्स, हीरो मोटोकॉर्प में कुछ शॉर्ट पोजीशंस बनती हुई नजर आई थी। अब किस तरह का डेटा आप रीड कर रहे हैं और क्या ये स्टॉक और नीचे आ सकता है? हेमंत, आपको आवाज आ रही है? शायद कुछ दिक्कत हो रही है, लेकिन आपसे राय लेना चाहूंगा। अगले साहब, चार्ट्स कैसे लग रहे हैं हीरो मोटोकॉर्प के? हेमंत, कल थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला जो कि एक्सटेंड हो सकता है। 3086 का क्लोज है, मुझे लगता है ये 3050, 3040 टेस्ट कर सकता है, 1.5% नीचे। करेक्ट मूव फॉर इंट्राडे, उससे बियॉन्ड मुझे ज्यादा करेक्शन नहीं लगता है, वो बाइंग लेवल होगा। ओके, तो ये है हीरो मोटोकॉर्प पर राय, जहां पर गोल्डमैन सैक्स की तरफ से आई है सेल रिपोर्ट 2305 के लक्ष्य के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय बाजार की प्री ओपनिंग सेशन में। बता दें आपको किस तरह के संकेत आते दिख रहे हैं। पहले तो रुपए की भी शुरुआत होगी, 66 रुपए 71 पैसे का कल का लेवल था। करेंसी मार्केट में लगातार मजबूती बरकरार है। एसजीएक्स निफ्टी 15 अंक नीचे, जो 15 अंक ऊपर था, थोड़ा फिसला है एसजीएक्स निफ्टी। हांगकांग के बाजार कमजोर, लेकिन ये याद रखें हांगकांग कल बंद था तो आज उसे थोड़ा कमजोर होना है। चाइना आज बंद है और जापान के बाजारों में मामूली कमजोरी, निक्केई में आप 0.5% की देख सकते हैं। तो एशियाई बाजारों में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया जो आपको दिख रहा है एसजीएक्स निफ्टी में भी। आइए शुरुआत करते हैं। पहले टिक 125 अंक ऊपर है सेंसेक्स और 57 अंक नीचे है निफ्टी, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में। वजह बजाज ऑटो 9% नीचे, महिंद्रा एंड महिंद्रा में 9% की कमजोरी। ये दो स्टॉक थोड़ा खींच रहे थे निफ्टी को नीचे की तरफ। रिलायंस 2% नीचे है और मजबूत क्या है 2% ऊपर पावर ग्रिड आपको नजर आएगा। आइए करेंसी मार्केट की भी शुरुआत कर लें। रुपए में 66-80 के लेवल पर शुरुआत हुई, यानी कि 9 पैसे की कमजोरी। आज करेंसी मार्केट से संकेत थोड़ी सी कमजोरी की तरफ आते हुए दिख रहे हैं, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग इस वक्त आती दिख रही है रुपए में। ये संकेत है आपके लिए करेंसी मार्केट से। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं और अब मैं लेता हूं कुछ उनकी बेहतरीन ट्रेडिंग टिप्स। हेमंत, आपने जो स्टॉक्स चुने उनके बारे में बताएं। जेएसडब्ल्यू स्टील और आईएफसीआई दोनों फ्यूचर खरीदना चाहते हैं और शॉर्ट करने की राय आपकी भी एशियन पेंट्स की है। जैसा हमारे पहले एक्सपर्ट संदीप बागले साहब भी बोल रहे थे, तकनीकी तौर पर एशियन पेंट्स को शॉर्ट करें और आप वायदा कारोबार के बेसिस पर। तीनों के बारे में बताएं हमें। हाँ अनिल जी, ये तीनों ही स्टॉक बेसिकली डेरिवेटिव्स डेटा साइड से मैंने उठाए हैं। मेटल्स पे पहले मैं 1 मिनट बोलना चाहूंगा। मुझे लगता है कि मेटल्स में अभी भी काफी स्ट्रेंथ है, क्योंकि जिस तरह से हर निचले स्तरों से बार बार ओपन इंटरेस्ट के साथ बाइंग आती है, बहुत क्लियर है कि मेटल स्टॉक्स आर फाइंडिंग गुड सपोर्ट्स। और कल जेएसडब्ल्यू स्टील में जिस तरह से 4% ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, प्रीमियम बड़ा, कैश टू फ्यूचर, क्लियरली लॉन्ग पोजीशंस ऐड हुई हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अब जेएसडब्ल्यू स्टील 1400 के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है। मेरे हिसाब से इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 1445, 1440 का टारगेट लगता है। और जो भी ट्रेडर इसको ले वो एक टाइट स्टॉप लॉस लगाएं 1395 रुपए का। तो मेटल्स अभी भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन उसमें मुझे जेएसडब्ल्यू स्टील पर्टिकुलरली आने वाले 1-2 सेशंस के लिए अच्छा और स्ट्रांग लग रहा है। IFCI इज माई सेकेंड पिक। अगेन ये भी उस सेक्टर का स्टॉक है जिसमें फाइनेंशियल कंपनीज में बहुत बाइंग देखने को मिली है ऑफ लेट। मुझे ऐसे लग रहा है कि IFCI थोड़ा सा रैली कैचअप करने की कोशिश कर रहा है। इसके रहते हुए कल हमने देखा है 6.5% ओपन इंटरेस्ट भी ऐड हुआ है स्टॉक में। और इस स्टॉक में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 25 का जो कॉल राइटर है वो शिफ्ट हुआ है 27.5 में। तो मेरे ख्याल वो एक अच्छा साइन होता है स्टॉक के लिए। आप 24.50 का स्टॉप लॉस लगाइए। मेरे हिसाब से आने वाले सेशंस में हमें 26, 50 और 27 का ये जो जोन है वो टेस्ट करता हुआ नजर आएगा IFCI। एशियन पेंट्स कल हमने शॉर्ट्स बनते हुए देखे।
अराउंड 4% शॉर्ट्स बने हैं। डिलीवरी वॉल्यूम्स कल मूव अप हुए, और अगर हम इसका चार्ट पैटर्न भी देखें, जो संदीप जी ने भी जैसे बोला कि ऊपर के लेवल पे टॉप आउट होता हुआ नजर आ रहा है बहुत क्लियरली। मीडियम टर्म में स्टॉक अभी भी बुलिश रहेगा, बट शॉर्ट टर्म में कल इसने 1000 का घर यानी जो 990 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो ब्रेक कर दिया है। तो हम मेरे हिसाब से शॉर्ट्स और छोटा सा टेक्निकल ब्रेकडाउन बहुत क्लियर सिग्नल्स हैं कि ये स्टॉक एक 960 955 जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसकी तरफ जाएगा। तो एशियन पेंट्स इज अ गुड शॉट फॉर कमिंग 1 और 2 ट्रेडिंग सेशंस। ये तीनों ही कॉल जो मैंने दिए हैं टाइट स्टॉप लॉस के साथ हैं और 1 से 2 सेशंस के लिए है। ओके, तो ये है राय इस वक्त आपके लिए इन तीनों ही स्टॉक्स पर वायदा कारोबार में ट्रेडिंग करने के लिए आज से। लेकिन बाकी आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज कौन से हैं, देख लेते हैं आज का स्टॉक 2020 का रिकेप। हफ्ते का आखिरी कारोबार दिन है और हमारी टीम देखिए 10 के 10 बल्लेबाज मेरे सिलेक्टर्स ने आज चुने। यूको बैंक से शुरुआत करेंगे। एक्सपेक्टेशन यही कि सरकार कुछ बड़े ऐलान कर सकती है आगे आने वाले दिनों में। इंद्रधनुष 2 की बात कर रही है सरकार, बैंक के रिकैपिटलाइजेशन की तरफ फोकस है सबका, इस पर नजर रखिएगा। थायरोकेयर के नंबर शनिवार को आने वाले, यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है और एक्सपेक्टेशन यही कि अगला हफ्ता इंपॉर्टेंट होगा जीएसटी के लिहाज से भी। तो लॉजिस्टिक स्टॉक में जो तेजी बनी है इस हफ्ते वो एक्सटेंड हो सकती है, यहाँ पर भी लॉन्ग साइड की पोजिशन बना सकते हैं। और अच्छा मानसून की एक्सपेक्टेशंस के चलते और मानसून देश के दूसरे भागों में आने की एक्सपेक्टेशंस के चलते एनएफएल और स्पॉट्स में भी एक तेजी का ध्यान आपको रखना चाहिए। डिपेंडेबल के तौर पर एमसीएक्स, क्योंकि आप देखिए कमोडिटीज में जिस तरह का अच्छा रिटर्न दिया है, पार्टिसिपेशन लोगों का बढ़ रहा है, मेटल के दाम बढ़ रहे हैं, ये ज्यादा से ज्यादा अब लोग ट्रेड करेंगे और एमसीएक्स को उसका फायदा होगा क्योंकि एक्सचेंज है। ज्योमेट्रिक, मिर्जा इंटरनेशनल जैसे स्टॉक्स पर भी तेजी का ही ध्यान रखिए। गुजरात गैस और आईजीएल पर नजर रखिए। लॉन्ग साइड की पोजीशंस बनाने की सलाह मेरे सिलेक्टर्स यहां पर भी दे रहे हैं क्योंकि महानगर का जो आईपीओ है गैस का वो अब आने वाला है अगले 10 दिनों के भीतर। यहां पर भी आपको इस सेक्टर में एक तेजी देखने को मिल सकती है। फटाफट से 10 के 10 शेयर देख लें। इसमें हमने वोल्टास को सेल इसलिए उतारा है क्योंकि सेल्स गिर सकती है मानसून हिट होने के बाद साउदर्न इंडिया में। इसके अलावा अगर आप देखें बीएचईएल को एक बड़ा फायदा मिल सकता है। रेलवे के लोकोमोटिव ऑर्डर से करीब 44,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर रेलवे देगा और इसको फायदा मिल सकता है। सद्भाव इंजीनियरिंग को नजर रखें, एक टोल रोड के लिए इनको कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिला जहां पे उन्होंने 600 करोड़ रुपए खर्च किया हुआ है। डाबर पे भी आप नजर रख सकते हैं, इसकी रेटिंग को बरकरार रखा है क्रिसिल ने और साथ ही मानसून और जीएसटी का बेनिफिट भी इसके अकाउंट में आएगा। केसीपी भी नजर रख सकते हैं। आंध्र प्रदेश में कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो प्लांट है उसका एक्सपेंशन कर रही है और यहां पे भी करीब 400 करोड़ रुपए खर्च करेगी। टाटा केमिकल्स पे नजर रखें, एक तो गैस का इनको बेनिफिट है और दूसरा मानसून का भी बेनिफिट इनको मिलता है और साथ ही यूरोपियन कारोबार इनका ठीक चल रहा है, करेंसी बेनिफिट भी इनके अकाउंट में है। जीएसपीएल पर नजर रखें, सरकार एमआईपी वापस एक्सटेंड कर सकती है अगस्त में जो खत्म हो रही है और इस पर भी आपको इसलिए ध्यान रखें क्योंकि डॉलर इंडेक्स लगातार कमजोर है। वेल्सपन कॉर्प पे भी आप नजर रखें, पाइप निर्माण से जुड़ी हुई कंपनीज को सैनिटेशन का, मानसून का और इनके मार्जिन का तीनों का ही बेनिफिट मिल रहा है। फ्री हिट के तौर पर जो हमने उतारा सनफ्लाई का आयरन क्योंकि इसको भी एमआईपी का फायदा मिलेगा और साथ ही साथ अगर आप देखें लिबर्टी जो कि जीएसटी के हिसाब से एक बड़ा बेनिफिशियरी है, इस पर भी आप नजर रख सकते हैं। चलिए, तो ये हैं वो 20 आइडियाज जो आपको इंट्राडे में मुनाफा कमाने का आज दमखम रखते हैं। लेकिन मालामाल करने वाला जैकपॉट स्टॉक कौन सा है आज के लिए, चलिए सीधे चलते हैं आशीष के पास और समझते हैं। अजरार पे एक टेक्सटाइल कंपनी है गार्डन सिल्क मिल्स। हम में से कई लोगों ने इस कंपनी के बारे में सुना होगा या फिर जानते होंगे। ये सूरत गुजरात बेस्ड एक टेक्सटाइल कंपनी है। बेहद हाई क्वालिटी टेक्सटाइल प्रिंट्स, फैब्रिक्स और टेक्सटाइल इंटरमीडिएटरीज कंज्यूमर्स और बिजनेसेस के लिए बनाने का काम और पिछले 80 सालों से ज्यादा का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है इस कंपनी का। आज ये कंपनी वैसे इनफैक्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल प्लेयर्स में से एक है और खास पकड़ है इस कंपनी की पॉलिएस्टर फिलामेंट्स बेस्ड टेक्सटाइल्स और यार्न्स बनाने में। 2 ब्रांड्स हैं, शायद उससे ज्यादा स्टेट कर पाए आप इस कंपनी को, गार्डन सिल्क मिल्स हो, गार्डन और गार्डन वरेली। इन 2 ब्रांड्स के अंतर्गत तमाम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ये कंपनी बेचने का काम करती है और इनफैक्ट इस देश में आज ये वन ऑफ द इनफैक्ट लार्जेस्ट कहना चाहिए ब्रांडेड साड़ीज और ड्रेस मटेरियल्स बेचने वाली कंपनी है। न सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट को बल्कि लगातार एक्सपोर्ट मार्केट को कैटर करने की कोशिश करती है और इनफैक्ट यूरोप, मिडिल ईस्ट, एशिया, नॉर्थ और साउथ अमेरिका में 20 से ज्यादा देश हैं जहां पे इस कंपनी के इस समय एक्सपोर्ट्स होते हैं। 70 डीलर्स, 90 रिटेल शॉप्स और उसके जरिए तमाम पॉइंट ऑफ सेल
POS ऑपरेशंस करती है भारत और दुनिया भर में। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स में पॉलिएस्टर चिप्स, पॉलिएस्टर यार्न, नायलॉन यार्न्स, वोवन और प्रिंटेड फैब्रिक्स हैं, लेकिन हम और आप ज्यादा एसोसिएट कर पाएंगे जब हम वो साड़ीज का कामकाज, और इनफैक्ट ना सिर्फ साड़ीज बल्कि तमाम ब्रांडेड वुमेन्स वेयर का कामकाज है, जिसमें सलवार कमीज, वेस्टर्न ड्रेसेस, ट्यूनिक्स, दुपट्टास, सलवार और लेगिंग्स वगैरह, बहुत लंबी लिस्ट है। और अब तो ये कंपनी ब्रांडेड किड्स वेयर के सेगमेंट में उतर चुकी है। हाल में इस कंपनी ने हेलीकॉप्टर नाम का एक किड्स कलेक्शन का ब्रांड उतार दिया है। ई कॉमर्स पे जोर है, तो ये सब प्रोडक्ट्स जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये सब इस कंपनी के भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं। इस कंपनी के जो आमतौर पे आय है पिछले 3-4 साल से लगातार 2,500 से 3,000 करोड़ रुपए के आसपास की कंपनी आय क्लॉक करती है, पर इस कंपनी का मार्केट कैप कल की क्लोजिंग पे महज 106 करोड़ रुपए का है। क्यों? क्योंकि लगातार पिछले कई सालों से इस कंपनी को घाटे हो रहे थे। वो आपकी स्क्रीन पर आएगा, एक लॉस मेकिंग एंटिटी है। ये लॉसेस क्यों हो रहे थे? इस कंपनी की बुक्स पे जो डेट था उसे सर्व करने के लिए जो ब्याज पर खर्च था वो लगातार बढ़ रहा था, और इस बीच में आपको याद होगा हालात टेक्सटाइल स्पेस से कमजोर हुए थे और इस कंपनी के मार्जिन्स कोलैप्स हो गए थे। तो ये कंपनी इतने कैश जनरेट नहीं कर पा रही थी कि अपनी डेट को सर्विस कर पाए, इसलिए लॉसेस थे। लेकिन पहला जो ग्रीन शूट आया है, पहले जो साइन ऑफ टर्नराउंड आया है, वो इस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर में आया। लगातार लॉसेस थे, फाइनली जाके Q4 में इस कंपनी को 9-9.5 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा हुआ है। और ये मुनाफा क्यों हुआ? पहली बात, इस कंपनी के मार्जिन्स में एक तगड़ा इजाफा देखने को मिला। इस कंपनी के मार्जिन्स 5% से बढ़कर 9.25% पे पहुंचे, यानी कि ऑलमोस्ट 400-450 बेसिस पॉइंट्स का इबिटा मार्जिन्स में उछाल देखने को मिला। और साथ साथ इस कंपनी के जो ब्याज पर खर्च था वो रिड्यूस हुआ, ऑलमोस्ट 13-14% के आसपास ब्याज पर खर्च कम हुआ, और इसी के चलते इस कंपनी को इस क्वार्टर Q4 लास्ट तिमाही में मुनाफा होता हुआ नजर आया। इनफैक्ट इस कंपनी के जो लॉन्ग टर्म डेट्स हैं, मैं देख रहा था FY16 ओवर FY15 33% बीते एक साल में इस कंपनी ने अपनी डेट को कम करा है। तो प्योरली ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पे इस कंपनी को Q4 में प्रॉफिटेबिलिटी हासिल हुई थी। ये स्टॉक पिछले कई सालों से बहुत रेंज बाउंड कामकाज करता है और इस समय अपने साल के हाई से 36% नीचे कामकाज कर रहा है। प्रमोटर्स का 57-58% के आसपास का स्टेक है। रडार पे रखें इस कंपनी को और दो चीजों पर ध्यान दें, एक तो इबिटा मार्जिन्स और दूसरा इसके डेट रिडक्शन। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इंप्रूव होते हैं यहां से, तो वह एक सीरियस रेटिंग का कैंडिडेट बन सकता है। चलिए, तो ये वो स्टॉक है जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है और प्री ओपनिंग सेशन में तो आप देखिए 20% का अपर सर्किट पर खुलेगा, इस तरह के संकेत यहां पर मिल रहे हैं। तो जैकपॉट स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा कमाई कराकर देंगे, ये तो आज लोगों को मौका नहीं मिलेगा लगता है। देखिए सर्किट पर ही खुलता दिख रहा है। बिल्कुल, प्री ओपनिंग सेशन से तो संकेत पूरी तरह से मजबूती के हैं। और सेक्टर्स जहां पर आज एक्शन होने वाला है, उससे पहले हम कुछ हमारे एक्सपर्ट्स की और स्टॉक्स ले लें। वागले साहब ने एशियन पेंट्स शॉर्ट करने की राय दी थी, साथ ही 3 स्टॉक और आपकी लिस्ट में सर, वो बता दें। HUL, हिंदुस्तान जिंक और DHFL। हिंदुस्तान लीवर में HUL में सेल है, 892 का स्टॉप लॉस होगा, 846 का टारगेट होगा जो अगले 1 या 2 दिन का व्यू है। बाइंग के लिए 2 स्टॉक्स है, बाय होगा हिंदुस्तान जिंक 172 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 185। और DHFL का पैटर्न काफी पॉजिटिव है, अगले 1 या 2 दिन में मुझे अच्छी खासी मूव दिखती है जो 206 के स्टॉप लॉस से लिया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 225। ऑलराइट, चलिए तो इन शेयरों पर नजर रखिए। DHFL में कल भी हमने देखा है अच्छी तेजी बन रही थी। बंसल जी, आपके टॉप पिक्स क्या है आज के लिए? हेमंत जी, पहला एक बाय कॉल रहेगा सिप्ला के अंदर। कल हमने एक पॉजिटिव क्रॉसओवर और मोमेंटम इंडिकेटर्स देखा जब ये स्टॉक 478 के ऊपर निकला। 468 के स्टॉप लॉस के साथ सिप्ला को खरीदने की राय रहेगी 495 के टारगेट के लिए। दूसरा एक बाय कॉल रहेगा गेल के अंदर। गेल में 365 के अराउंड डबल बॉटम लगा है, साथ में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर इंडिकेटर्स का देखने को मिला है। गेल को खरीदने की राय रहेगी, 365 का स्टॉप लॉस, 393 का टारगेट। तीसरा एक बाय कॉल रहेगा L&T फाइनेंस होल्डिंग पर। यहां पर एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन डेली चार्ट पे बनता हुआ दिख रहा है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस है, 76.40 का स्टॉप लॉस लगा के इसको खरीदना चाहिए 84 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये आपके लिए तीनों ही स्टॉक जहां पर ट्रेडिंग के मौके बन सकते हैं, सिप्ला, गेल और L&T फाइनेंस। सिप्ला पे लेकिन खासतौर से नजर रखें क्योंकि आज जो डाउनग्रेड आया है JP मॉर्गन की तरफ से, उसके बाद स्टॉक 1% कमजोर दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन में। इन्फोसिस 1% कमजोर दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन में। हीरो मोटोकॉर्प भी यहां पर 1% कमजोर है। हालांकि इन्फोसिस के लिए डाउनग्रेड नहीं है, लेकिन कल की कमजोरी का असर आज आगे बढ़ता हुआ आपको शायद नजर आए। ये इस वक्त का संकेत यहां पर आता हुआ दिख रहा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों पर हेमंत आपसे राय लेना चाहता हूं, क्या कहीं कोई शॉर्ट करने का मौका है? UBS की रिपोर्ट आई है, कह रहे हैं कि इन्हें बेचना चाहिए
क्योंकि अब जो कच्चे तेल का फायदा इन्हें मिलना था वो सब कुछ मिल चुका, आगे नहीं मिलेगा। अगर शॉर्ट करना हो तो किसे करेंगे? देखिए अनिल जी, ये रिपोर्ट है लेकिन डेरिवेटिव्स डेटा साइड पे तीनों में से कोई भी अभी बेरिश नजर नहीं आ रहा है। हाँ, ये जरूर है कि मेरे ख्याल से BPCL 885 एक बार टेस्ट कर सकता है मार्केट की करेक्शन में, उसको आप यूटिलाइज कीजिए एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। बट किसी भी तीनों में अभी तक OMCs में शॉर्ट बनता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है, तो मैं शॉर्ट करने की सलाह नहीं दूंगा। हाँ, मार्केट मुझे थोड़ा सा भी एक राउंड करेक्शन का लग रहा है, इसलिए कोई मैं बाइंग की भी सलाह नहीं दूंगा इन तीनों में, थोड़ा वेट करके लेने की दूंगा। लेकिन तीनों में किसी में भी शॉर्ट्स तो वायदा बाजार में बनते हुए नजर नहीं आ रहे। राइट, चलिए तो ये रहा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर नजर रखिएगा। सद्भाव इंफ्रा पर जिस तरह से एक नया जो इनका जो अपना टोल प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुआ है और अब ये चुंगी वहां पर वसूलना शुरू करेंगे, इस स्टॉक में देखिए 8-8.5% की बढ़त के साथ ओपनिंग होगी। सद्भाव में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। वेदांता के स्टॉक पर नजर रखिए, CLSA के अपग्रेड के बाद यहां पर एक तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन केन इंडिया जिस तरह से इन्होंने कहा है कि 1% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को मुनाफे का ये देने पर विचार कर रहे हैं, ये शेयर थोड़ा सा नरमी के साथ आज खुलने की तैयारी करता हुआ। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज इन्हीं की ग्रुप की एक और कंपनी, ये भी 1% नीचे खुलने की तैयारी करती हुई दिख रही है। चीनी कंपनियों के लिए भी थोड़ा सा खराब खबरें पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में दिख रही है। बलरामपुर चीनी जैसे शेयरों में थोड़ी सी नरमी के साथ ओपनिंग होगी, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। 20 अंक नीचे सेंसेक्स है और उससे कहीं ज्यादा नीचे निफ्टी। तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में थोड़ी कमजोरी का जो मामला है वो अलग अलग दिख रहा है। निफ्टी ज्यादा कमजोर दिख रहा है बैंक निफ्टी के मुकाबले में, और बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो लगभग 50 अंकों का नुकसान इस वक्त दिखेगा। 1/4% से ज्यादा की कमजोरी के साथ बैंक निफ्टी को लेगा। उसकी वजह यह है कि ICICI बैंक थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा कमजोर दिख रहा है। फार्मा शेयरों पर दबाव बरकरार रहेगा। सिप्ला, ओरो, डॉक्टर, ये 3 फार्मा स्टॉक है निफ्टी के जो तीनों ही कमजोर खुलने की तैयारी करते हुए दिख रहे हैं, आधा से 1% के नुकसान के साथ। दिक्कत की बात यह है कि कहीं कोई खरीदारी वाला माहौल ज्यादा दिख नहीं रहा है निफ्टी में। अगर आप देखें तो सिर्फ भेल ऐसा है जो 0.5% ऊपर खुल सकता है, इसके अलावा कोई ऐसा खास रुझान है नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय बाजारों की और प्री ओपनिंग सेशन के बाद शुरुआत है। 36 अंक नीचे खुला है सेंसेक्स, अब 64 अंकों का नुकसान। 80 अंक नीचे हो चुका है सेंसेक्स और निफ्टी पर नुकसान 10 अंकों का 8200 के नीचे की शुरुआत भारतीय बाजार में, और बैंक निफ्टी 1/4% मजबूत। क्या है कमजोर वो देख लीजिए। इन्फोसिस पर 1% का नुकसान, और औरोबिंदो फार्मा 5% नीचे, हीरो मोटोकॉप नीचे। तो FI ब्रोकरेजेस की जो रिपोर्ट्स आई उन्हीं के दम पर कमजोरी होती दिख रही है। भेल 1% मजबूत है आज के सेशन में। केन इंडिया में नुकसान 1.5-2% का। आइए वायदा कारोबार के स्टॉक्स देख लीजिए। CLSA की रिपोर्ट का असर वेदांता पर आप देख सकते हैं, 1.5% की उछाल के साथ टॉप गेनर। भेल उसके ठीक पीछे 1% की मजबूती। मैक्लोड रसल कल की मजबूती को आगे बढ़ाता हुआ 0.5% ऊपर है, और यूको बैंक में आधा से 0.5% का इजाफा आपको नजर आएगा। तो ये तमाम शेयर है जो हरे निशान के साथ खुले हैं। जेट एयरवेज कल की तेजी को आगे बढ़ाता हुआ 1% मजबूत। कमजोर क्या है? केन 1.5% नीचे, फेडरल बैंक 1.5% नीचे, जुबिलियंट फूड वर्क्स और भारतीय एयरटेल 1% का नुकसान झेलते हुए। इन्फोसिस 1.25% नीचे। बाजार कमजोर है लेकिन कमजोरी सीमित है। सिर्फ 30 अंक नीचे सेंसेक्स है, 13 अंक नीचे निफ्टी, और बैंक निफ्टी 50 अंक नीचे। यह है शुरुआती कारोबार का रुझान। गार्डन सिल्क पर नजर रखिए, आज का जैकपॉट स्टॉक 20% के अपर सर्किट पर खुला है और वहीं पर देखिए ट्रेड भी हो रहे हैं। इसके साथ साथ नजर रखिए आज गति जैसे शेयरों पर फिर से 3% की तेजी देखने को मिल रही है। जिस तरह से अगले हफ्ते इंपॉर्टेंट बैठक होने वाली है राज्यों के वित्त मंत्रियों की, और एक्सपेक्टेशंस ये कि मानसून के सेशन तक पास हो जाएगा GST बिल। न सिर्फ गति, स्नोमैन जो प्रकाश कह रहे थे जहां पर नजर रखनी चाहिए, 2.5% मजबूती के साथ खुलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स में भी मजबूती आज के सेशन में फिर से देखने को मिल रही है, बल्कि ये पूरा हफ्ता आप कहिए इन शेयरों के लिए काफी जोरदार रहा है। लेकिन कमजोरी भरा दिन दूसरे दिन लगातार देखिए चीनी के शेयर, बलरामपुर चीनी 1.25% नीचे, श्रीरेणुका 1% नीचे। जिस तरह से एक्सपोर्ट पर 25% की ड्यूटी लगाने की बात सरकार ने करी है, पूरा का पूरा पैक देखिए कमजोरी के साथ ही ट्रेड करता हुआ आज आपको नजर आएगा। आज बाजार पर फिर दबाव बनाने का काम अगर एक शेयर आप ढूंढे तो इन्फोसिस ही है। कल की गिरावट आज भी और गहरा रही है, 1% नीचे है, और सबसे बड़ा वेटेज अगर आप निफ्टी में देखेंगे तो यही स्टॉक कर रहा होगा बाजार को नीचे खींचने का काम। फार्मा शेयरों के लिए भी आज का दिन अच्छा नहीं। डिवीज लैब, औरोबिंदो फार्मा, ये पूरा पैक देखिए। डॉक्टर रेड्डीज कमजोरी के साथ आज के सत्र में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कुछ और छोटे मझौले शेयर हैं जहां पर थोड़ा ज्यादा प्रेशर है खराब खबरों के दम पर। तिलक नगर इंडस्ट्रीज नंबर्स काफी कमजोर थे, यहां पर थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है आज के सत्र में।
बिल्कुल, तो ये है शुरुआती कारोबार का रुझान, लेकिन मिड कैप इंडेक्स अभी भी हरे निशान में कारोबार कर रहा है। तो ब्रोडर मार्केट में माहौल खराब हो वैसा नहीं, और आप देख सकते हैं 565 शेयर ऐसे हैं जो मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं और 344 शेयरों में नुकसान है, यानी कि बढ़ने वाले शेयरों की तादाद आज अभी भी सुबह सुबह ज्यादा है कमजोर शेयरों के मुकाबले में। तो ये एक अच्छा संकेत माना जाएगा कि कम से कम कमजोर शेयर ज्यादा नहीं है और मजबूत शेयरों में अब लॉजिस्टिक शेयर फिर से उछलने लगे हैं। आप देखिए स्नोमैन 5% ऊपर है, जो मेरे ख्याल से प्रकाश आपने स्नोमैन की बात की थी, सबसे ज्यादा पसंद स्नोमैन आपने किया था, तो 5% बनता है इसका, इतना तो चलना। गति 3% ऊपर है, पटेल इंटीग्रेटेड 2% ऊपर है, ऑल कार्गो, तमाम शेयर मजबूत है। तो फटाफट एक बार स्नोमैन के चार्ट पर ही राय ले ली जाए। वागले साहब देखिए जरा, प्रकाश के बोलने के बाद 4% तो ऊपर हो गया है, और जाएगा वो अब प्रकाश कोई पूछे तो बेटर होगा लेकिन चार्ट में बिल्कुल मुझे लगता है ये अगर आप 3 या 4 हफ्ते का व्यू लेते हैं, ना कि 3-4 दिन, मुझे लगता है ये 85-88 का इसका अगला टारगेट बनेगा, तो बने रहिए इस शेयर में। आप देखिए ये हफ्ता इन्हीं स्टॉक्स के नाम रहा है। इस हफ्ते में स्नोमैन ने 16% के रिटर्न दिए आज के जोड़कर, एजिस ने थोड़े कम दिए 9-10% के रिटर्न्स, और दूसरे स्टॉक्स पर नजर रखिए, गति ने 16-16.5% के रिटर्न्स दिए। तो ये हफ्ता जो है अंत हो रहा है, आप देखिए ये इन शेयरों के नाम लिखा जाएगा, अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिली है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सुज़लॉन जैसे स्टॉक्स ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया इस हफ्ते, 13% की रैली एक ही हफ्ते में काफी सराहनीय है। आज भी देखिए 2-2.5% की मजबूती के साथ ये शेयर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। केशोराम में कल एक जोरदार एक्शन देखने को मिला था, आज उस मजबूती को अब तक तो कम से कम इस शेयर ने बरकरार रखा है। यूको बैंक के स्टॉक्स में भी देखिए, पीएसयू बैंकिंग के शेयर्स ने अच्छा प्रदर्शन इस हफ्ते दिखाया है, यहां पर भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। आज 2% ऊपर है, इस हफ्ते में 10% की रैली इस स्टॉक में भी देखी जा चुकी है। अच्छी तेजी देखने को मिल रही है कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में, और बार बार नहीं नजर जा रही है। गार्डन सिल्क पर 10-20% की तेजी यहां पर सुबह ही आप देखिए सुझाने के बाद कि आज का जैकपॉट स्टॉक है और अच्छे वॉल्यूम्स भी यहां पर होते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा इलिक्विड काउंटर है, लेकिन अच्छी 20% का मूव एक ही दिन में यहां पर देखने को मिल रहा है। टाटा मेटेलिक्स में 4% तक की तेजी है। सनफ्लैग आयरन में 4.5% की तेजी, हालांकि 6-6.5% ऊपर खुला था, अब 4% की मजबूती है, मजबूती बरकरार है। फर्स्ट सोर्स ने भी इस हफ्ते अच्छा प्रदर्शन दिखाया, और इस पर एक राय लेना चाहूंगा सर आपसे। 14% मजबूत है ये स्टॉक इस पूरे हफ्ते। आज भी देखिए फर्स्ट सोर्स के शेयर में तेजी देखने को मिल रही है करीब 1.5% के आसपास की। क्या ये मोमेंटम और कंटिन्यू रह सकता है? हेमंत, हम राउंडिंग बॉटम की बात कर रहे थे, ये वीकली, आज फ्राइडे है तो ये वीकली में से राउंडिंग बॉटम में से निकल रहा है। मैं समझता हूं ये यहां पर भी मैं रिकमेंड करूंगा, और मेरा लगभग 56 to 58 का टारगेट होगा, जो यहां से भी 20-25% है। तो मैं, और ऑन द डाउन साइड आपको स्टॉप लॉस 44 का रखना होगा, तो क्लियर ट्रेड सेटअप बनता है। तो यहां से भी अच्छी खासी तेजी ट्रेडिंग व्यू बनता है। ओके, ट्रेडिंग के लिहाज से एक अच्छा खासा व्यू बनता है। दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड DHFL, ये स्टॉक मजबूत खुला है, 1%, 1.25%, और ओपन इंटरेस्ट में 1% का इजाफा है। वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए कहीं कोई मौका है खरीदारी करने का? हेमंत बताएं आप, क्योंकि आज वागले साहब ने तो रिकमेंड किया था खरीदारी करने के लिहाज से, आपकी क्या राय है? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कल जिस तरह से स्टॉक में बाइंग आई है, हालांकि ओपन इंटरेस्ट इतना ऐड नहीं किया, लेकिन पॉजिटिव था ओपन इंटरेस्ट, और डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम्स काफी आए हैं। मेरे ख्याल संदीप जी ने ऐड किया टेक्निकली, मेरे हिसाब से स्टॉक ने एक अच्छा जो 200 डेज मूविंग एवरेज था उसके ऊपर क्लोज दिया कल, 206 के ऊपर। तो मेरे ख्याल अगर उसी को अब स्टॉप लॉस बनाया जाए तो इट विल बी अ गुड थिंग, और स्टॉक अगर आज भी ऊपर जा रहा है तो 220 से 222 रुपए का टारगेट बनता है उसके अंदर, लेकिन स्टॉप लॉस 205 का रखें, जहां से मेरे ख्याल इसने ब्रेकआउट दिया है। तो डेफिनेटली इट क्वालिफाइज एज अ गुड पिक। और अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें तो मेरे ख्याल DHFL सबसे कम बड़ा है बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के आगे, तो और भी अच्छा बनता है, क्योंकि इट इज नाउ अ मिड कैप विच इज ट्राइंग टू कैच अप विद ऑल अदर स्टॉक्स। PSU बैंक्स पर आपकी क्या राय है हेमंत? आज भी देखिए टॉप 5 FNO गेनर्स में कैनरा बैंक, यूको बैंक जैसे छोटे मझौले शेयर हैं। इवन PNB देखिए 1% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, OBC 1% ऊपर है। क्या दमखम लगता है, या जितनी तेजी होनी थी हो चुकी है? देखिए, मैं यहाँ एक चीज बोलना चाहूंगा कि पिछले 3-4 सेशन से लगातार तेजी बन रही है। कैनरा बैंक एक अलग चीज है, क्योंकि उसमें शॉर्ट्स बहुत हैं
और F&O बैन में है, वहां पे आप कैश में खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि वो स्टॉक बढ़ भी नहीं पाया अभी तक, तो शॉर्ट कवरिंग के रहते हुए 196 हो सकता है। कल यूको बैंक में सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ था, तो वो स्टॉक में भी आज तेजी बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बट मेरे ख्याल से इनमें अब एक एक रैली आ चुकी है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, या अगर आप अभी भी इस लेवल पे लॉन्ग कर रहे हैं तो बहुत टाइट स्टॉप लॉसेस रखिएगा। मेरे हिसाब से थोड़ा सा वापस चलना चाहिए टूवर्ड्स द प्राइवेट बैंक्स, जो थोड़ा थोड़ा करेक्शन जैसे से देखेंगे। एक्सिस बैंक मुझे उसमें बहुत पसंद आ रहा है, स्टॉक लगातार हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न में है, ओपन इंटरेस्ट भी एक्यूमुलेशन मोड में है, तो मुझे ऐसे लगता है कि एक्सिस बैंक में थोड़ी सी भी गिरावट आए वहां लीजिए, 525 का स्टॉप लॉस रखिए, वहां मुझे टारगेट 555 560 का लग रहा है। तो प्राइवेट बैंक्स में जो अब थोड़ा सा रुके हैं या कंसोलिडेट कर रहे हैं, थोड़े करेक्शन पे मेरे ख्याल दे क्वालिफाई एज अ गुड बाय। PSU बैंक्स आप ले सकते हैं, पॉजिटिव मोमेंटम में, बट बहुत ज्यादा टाइट स्टॉप लॉस रखिएगा क्योंकि रैली कंटिन्यूस बेसिस पे है तो प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। परफेक्ट। वोल्टास, इस स्टॉक पर राय दें आप राकेश, चार्ट पर क्या सिचुएशन है? 2% स्टॉक कमजोर है और ओपन इंटरेस्ट शुरुआती कारोबार में 1% बढ़कर आया है, 57,000 शेयर नए जुड़े, कहीं शॉर्ट पोजीशन बनने के संकेत हैं? चार्ट पर बेचना चाहिए क्या? अनिल जी, टेक्निकली देखें तो स्टॉक एक करेक्शन दिखा सकता है, और जिस तरीके से स्टॉक नीचे खुला है, एक 333 का एक क्रिटिकल लेवल था, स्टॉक उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, और अगर आप टेक्निकली देखें तो स्टॉक में करेक्शन टूवर्ड्स 320 321 देखने को मिल सकती है। राइट, वोल्टास के ऊपर नजर रखिए, दबाव में है ये स्टॉक आज। इसके अलावा आप देखिए सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला एक सेक्टर तो लॉजिस्टिक्स ही है, और सबसे कमजोर प्रदर्शन दिखाने वाला एक अगर सेक्टर है तो चीनी का सेक्टर है। खरीदारी करनी चाहिए इस समय, कल भी गिरे आज भी गिरे। कौन सा शेयर आपको पसंद है? एक आपने कहा था बलरामपुर चीनी पसंद। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, तो आई थिंक अगर देखें तो 25% की जो ड्यूटी की बात हुई है उसके सामने 1-1.25% जो हल्के हुए हैं, वो भी अच्छी खासी बढ़त के बाद। बलरामपुर 4 दिन पहले मुझे याद है 106-7 पे था, 119 का जो लेवल किया, उसके बाद अगर 1-2 रुपए नीचे भी आ जाता है तो ये मौका है। मैं तो सोच रहा था और गिरेगा तो लोगों को बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट अभी भी जैसे मैंने पहले कहा कि चीनी का एक री रेटिंग हो रही है, और इसके अंदर जो लॉजिस्टिक्स में हुआ था हिम्मत, बिल्कुल ये पैटर्न आप इसमें भी देख रहे हैं, तो ये डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी रहेगी। बट क्वालिटी वाले स्टॉक्स लें जो बड़े हैं, जो रिस्क फ्री रहेंगे, जैसे EID पैरी है, बलरामपुर है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग है, तो ये थोड़े से धामपुर है, थोड़े से डिपेंडेबल ज्यादा है। एक और स्टॉक जहां पर एक कैश और फ्यूचर में बड़ा डिस्काउंट चल रहा है, जस्ट डायल। आप देखिए कैश में 665 के आसपास और हेमंत F&O में 648 के आसपास, यानी यूं समझिए ना कितना 16 रुपए के आसपास का डिस्काउंट चल रहा है। आज स्टॉक 1/4% मजबूत है और ओपन इंटरेस्ट में 1% की बढ़त है। कोई ट्रेड बनता है यहाँ पर जस्ट डायल में? देखिए मेरे हिसाब से अनिल जी स्टॉक में अब थोड़ा सा बाइंग निचले स्तरों से आ रहा है, हालांकि शॉर्ट्स बहुत ज्यादा हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं कल परसों इसका देख रहा था पैटर्न, तो 620 615 के आसपास अब सपोर्ट बन रहा है, और ओपन इंटरेस्ट जो ऐड हो रहा है उसमें ये थोड़ा थोड़ा डिस्काउंट कम हो रहा है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा मेरे ख्याल बाइंग सपोर्ट आ रहा है। स्टॉक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक्स में से एक है, तो 615 का टाइट स्टॉप लॉस अगर आप लगा सकते हैं तो एक बार आप लीजिए, क्योंकि शॉर्ट्स बहुत हैं तो कवरिंग आ सकती है। 660 से 665 का टारगेट बन सकता है, बट ये मैं पहले ही बता दूं बहुत ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है, तो स्टॉप लॉस 615 का जरूर लगाकर रखें। उसके नीचे आए तो लॉन्ग पोजीशंस बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करें। इन्फोसिस पर ही नजर रखिए, 2 महीने के निचले स्तर पर ये स्टॉक इस समय पहुंच गया है। एक बार चार्ट्स पर बंसल जी आपसे राय लेना चाहता हूं। कल भी हमने देखा था बड़ी गिरावट, और आज भी बाजार को अगर नीचे खींचने का काम कोई एक शेयर सबसे ज्यादा कर रहा है तो इन्फोसिस का ही है। इस गिरावट के बाद अब खरीदारी का अच्छा मौका है, या आपको लगता है अवॉइड करना चाहिए? हेमंत जी, मुझे लगता है कि अवॉइड करना चाहिए। 1178 एक क्रिटिकल सपोर्ट था एक बड़े चार्ट्स पर, और एज ऑफ नाउ देखें तो आज एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद वो लेवल टूटे हैं। अगर स्टॉक 1178 के नीचे ट्रेड करता है और क्लोजिंग लेता है तो एक करेक्शन फर्दर डीपन हो सकती है, और तब नीचे में स्टॉक के अंदर 1130 1135 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। एज ऑफ नाउ स्टॉक से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप शॉर्टिंग करते हैं तो स्टॉप लॉस काफी दूर है, और खरीदारी करनी है बाय ऑन डिक्लाइन पे तो दूसरे अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं, दूसरी जगह देखना चाहिए। ओके, तो फिलहाल जल्दी ना करें, दूसरे विकल्प काफी हैं शॉर्ट करने के। अच्छा, एक स्टॉक औरोबिंदो फार्मा,
ये 2 दिनों से थोड़ा कमजोर होना शुरू हुआ। पहले पूरे फार्मा पैक में यही सबसे मजबूत शेयर था। हेमंत, क्या अब शॉर्ट करना चाहिए? थोड़ी देर हो गई, 740 के आसपास है स्टॉक, 1.5-2% आज नीचे है। देखिए अनिल जी, शॉर्ट्स तो डेफिनेटली बन रहे हैं और बहुत इट्स बीन एन आउट परफॉर्मर फार्मा स्टॉक्स के अंदर, लेकिन फार्मा एज अ पैक ही वीक हो रहा है। मतलब कोई भी स्टॉक में मुझे तेजी की उम्मीद नजर ही नहीं आ रही है। एक बायोकॉन को मैं एक्सेप्शनल समझता हूं, जहां पता नहीं चार्ट पैटर्न्स में वो भी बहुत ओवरबॉट हो चुका है। मेरे हिसाब से ऑरबिंदो फार्मा 735 के नीचे अगर ट्रेड करने लगता है तो और शॉर्ट्स बनते हुए नजर आएंगे और शायद 715 का आपको टारगेट देखना पड़ेगा, क्योंकि अब एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट के आसपास आ रहा है, तो थोड़ा वेट करना चाहिए। 735 के नीचे सस्टेन करे तो एक और शॉर्ट का जो रैली है वो खुल जाता है। तो मेरे ख्याल अगर 735 के नीचे जाता है तो जरूर शॉर्ट कीजिए, 750 का स्टॉप लॉस लगाइए, 715 आएगा। बट पूरा फार्मा पैक में मुझे कोई भी ऐसा स्टॉक अभी नजर नहीं आ रहा है जिसमें मुझे ऐसे लगे कि लॉन्ग जाना चाहिए। एवरी स्टॉक इज लुकिंग फॉर सेल ऑन रैलीज, तो ऑरबिंदो फार्मा भी मेरे ख्याल इसलिए प्रेशर में अब डेली बेसिस पे आ रहा है। कुछ छोटे मझोले शेयरों पर नजर रखिए। वीजा स्टील 20% के अपर सर्किट पर ये शेयर अब पहुंच गया। यहाँ पे कॉर्पोरेट डेवलपमेंट हुआ है, इसके चलते तेजी देखने को मिली है। तिलक नगर के नंबर्स अच्छे नहीं आए तो वहां पर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। वीजा स्टील देखिए अब सर्किट लग चुका है इस स्टॉक में भी, छोटी टिकट साइज का शेयर है। तिलक नगर में दबाव देखने को मिल रहा है। लॉस जो है 71 करोड़ से बढ़कर 106 करोड़ आ गया है। सीएनसी कंस्ट्रक्शन एक और ऐसी छोटी कंपनी है जो 39 करोड़ रुपीस के लॉस के सामने 11 करोड़ रुपए का मुनाफा सीएनसी ने पेश किया है। इस स्टॉक में भी देखिए अपर सर्किट लग रहे हैं। तो कुछ छोटी छोटी कंपनियां जो काफी मुश्किल में थी उनमें अपर सर्किट्स लगते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे रीड कर रहे हैं आप इन डेवलपमेंट्स को? नहीं, ये सेंटिमेंटली बहुत पॉजिटिव होना माना जाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है जो बैंकिंग नॉर्म्स जब चेंज होते हैं, जो ट्रीटमेंट, अब आपके पास ऊपर इतना कर्जा था और सडनली आपको एक सेकंड लीज ऑफ लाइफ मिल गई, एक और मौका मिल गया सुधारने का चीजें, तो डेफिनेटली सेंटिमेंट रहता है। बट 20% का जो बदलाव है ये थोड़ा सा ओवरडन रहता है, तो हमेशा हमने देखा है 2-3 बाद वो फिसल जाते हैं। तो इसलिए इसमें ज्यादा एक्साइट ना हो लोग। मतलब अगर आपके पास है तो एक मौका आपको रहता है थोड़ा लॉस कम करने का, बट ज्यादातर निवेशक इसमें लॉस में ही बैठे हैं, कोई प्रॉफिट बहुत कम लोगों का रहता है, और नहीं तो एक्सपोजर लेने की बिल्कुल जरूरत इसमें नहीं है। तो काफी दिनों के बाद ये भाव आ रहे हैं, अच्छा है, लिक्विडिटी बनी हुई है, निकलने का समय आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। केपीआईटी टेक्नोलॉजी, राकेश चार्ट्स देखिए जरा और बताइए क्या सिचुएशन है, क्योंकि स्टॉक में अचानक से तेज उछाल आया, दिन के हाई पॉइंट पर 3% ऊपर पहुंचा है ये शेयर, और आप देखिए पोजीशंस भी वायदा कारोबार में बढ़ती हुई नजर आ रही, 2% के आसपास का इजाफा है, वॉल्यूम्स भी ठीक है। क्या हो रहा है इसमें, और चार्ट्स पर कोई ट्रेड बनता है इस पे? बिल्कुल अनिल जी, काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। एक बड़ा सपोर्ट 175 के अराउंड है और दूसरा एक सपोर्ट 178 के अराउंड आज के एक बड़े अपमूव के बाद निकल के सामने आया है। स्टॉक क्लियरली एक आईटी स्पेस से बाय है और ऊपर में 197, 198 के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। टेक्निकली स्टॉक क्लियरली एक स्ट्रांग हैंड्स के अंदर है। चलिए देखते हैं कौन से वो स्टॉक्स हैं जो बाजार को ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। कंट्रीब्यूटर्स की अगर आप प्लेट देखेंगे तो आप पाएंगे कि इन्फोसिस के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा शेयर है वो दरअसल आईटीसी जैसे स्टॉक्स हैं, आईसीआईसीआई बैंक जैसे शेयर हैं। ये वो लिस्ट है, देखिए आपके सामने। इन्फी 7 पॉइंट की गिरावट इस समय निफ्टी में बना रहा है और आईसीआईसीआई बैंक में 3% की गिरावट। टीसीएस में भी प्रेशर है, तो इन्फोसिस, टीसीएस आज फिर से आईटी शेयरों में थोड़ी कमजोरी देखने को मिल रही है। अभी भी यहाँ पर प्रेशर बना हुआ है। देखिए सेकंड डे इन अ रो, कल हमने तमिलनाडु वाली एक खबर देखी थी और इन्फोसिस ने जिस तरह से Q1 में की बात करी सीईओ ने, इस सेक्टर पर अब आपका क्या व्यू बन रहा है? थोड़ा लोग हल्के होंगे, कुछ और दिन ऐसा लगे रहेंगे? यस, जैसे हमने शो की शुरुआत में भी कहा था मार्केट खुलने से पहले कि इन्फोसिस में जो स्लिपेज है वो थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेक्टेड था और एक नीचे के लेवल पे वापस इंस्टीट्यूशनल बाइंग आ सकती है, पूरी उसके आसार हैं, क्योंकि जो सितंबर में लेके एक हमारा बहुत, आपको याद हो तो राजन साहब के आने के बाद जो एनआरआई बॉन्ड्स डिपॉजिट्स की जो मुहिम हुई थी, तो काफी पैसा फॉरेक्स हमने बटोरा था उस समय, वो रिडेम्पशन आने वाला है, विच मीन्स रूपी उस समय थोड़ा सा वीक होगा।
डॉलर के मुकाबले। तो जब डॉलर बहुत क्लियरली फर्म होने की उम्मीद होगी तब ये आपकी इनकी अर्निंग विजिबिलिटी है ये वापस इंप्रूव हो जाएगी। तो वो जो तिमाही है सितंबर से दिसंबर की हेमंत, उसमें मुझे लगता है एक रिकवरी आईटी में आएगी और तब तक नवंबर में इलेक्शन भी यूएस के खत्म हो जाएंगे, नए सिरे से जनवरी में जब नए कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएंगे तो एक क्लैरिटी के साथ कंपनीज कारोबार अपना बढ़ाएंगी। तो तब तक ये जो मायूसी रहेगी इस क्षेत्र में, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। तो आईटी विल बिकम डिफेंसिव आफ्टर सितंबर, तब तक आपको ये उतार चढ़ाव रहेंगे। और मजौली आईटी कंपनीज में खास करके जैसे केपीआईटी है, वहां एक पूरा टर्न अराउंड दिख रहा है। एक एफएसएल है जो कई बार मैंने जिक्र किया इसका, और हमने 40 रुपए से स्टॉक टॉक में शाम के प्रोग्राम में भी रिकमेंड किया था एक हफ्ते पहले। तो ये सब चीजों में दम है जो टर्न अराउंड के बलबूते या ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट के बलबूते आएगा। तो छोटी कंपनीज पे अगर ध्यान दें तो वहां कमाई है। एक छोटी कंपनी सोनाटा सॉफ्टवेयर करके है, बहुत पसंद है मुझे, ये भी डिस्क्लोजर देना चाहूंगा कि इसमें एक्सपोजर भी है मेरा। लॉन्ग टर्म बेसिस पे ये सब कंपनीज आपको डिलीवर करेंगी। तो टीसीएस और विप्रो, इन्फोसिस से अगर थोड़ी बहुत मायूसी आती भी है तो ये सब बाकी कंपनीज आपको कॉम्पेंसेट कर देंगी। ओके, तो ये राय है इन आईटी शेयर पर। वक्त है हमारे एक्सपर्ट से विदा लेने का। हेमंत, राकेश और साथ ही प्रकाश, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज के साथ जुड़कर आज अपनी राय देने के लिए। बाजार 50 अंक नीचे है, सेंसेक्स पर निफ्टी पर नुकसान 11 अंकों का दिखेगा। हालांकि मिड कैप इंडेक्स ने हरे निशान में बने रहने की पूरी कोशिश की है भी। बैंक निफ्टी 35 अंक नीचे, तो मिला जुला कारोबार, लेकिन 8,200 के ऊपर नहीं निकल पा रहा है। निफ्टी थोड़ा नीचे ही ट्रेड कर रहा है। कल के लोज को तोड़ा या नहीं वो भी देख लिया जाए, ये भी एक इंटरेस्टिंग फिगर होगा। 8,189, तो थोड़ा सा उसके नीचे गए। कल के लोज से हम 4-5 पॉइंट नीचे गए, लेकिन ओवरऑल ये कह सकते हैं कि बहुत सीमित दायरे में मामूली कमजोरी के साथ इस वक्त कारोबार होता हुआ। चलिए बात करते हैं हमारे साथ अब कार्यक्रम में जुड़ रहे बाजार के एक और जाने माने एक्सपर्ट, एलारा कैपिटल में हेड ऑफ इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग और ग्लोबल इकोनॉमी के हेड हरेंद्र कुमार साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। हरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। ग्लोबल इकोनॉमी को ट्रैक करते हैं आप और सबसे बड़े संकेत हमें वहीं से लेने हैं। तो क्या आपको लग रहा है 23 जून को ब्रिटेन बाहर हो जाएगा यूरोपियन यूनियन से, और यदि हाँ तो फिर इसका कैसा असर पड़ेगा इंडियन मार्केट पर? जी, अगर हाँ होगा तो बिल्कुल ग्लोबल मार्केट में वॉलेटिलिटी होगा, बट अभी तक हमें वो लक्षण नजर नहीं आ रहे। नहीं तो अभी तक जो भी लीड इंडिकेटर है, करेंसीज या वॉलेटिलिटी, ये सब स्पाइक हो चुके होते हैं, क्योंकि मार्केट इतने शॉर्ट टाइम के लिए वेट नहीं करते हैं। तो मेरा ये व्यू है कि मार्केट अब इस इवेंट से उतना घबराया हुआ नहीं है जो पहले शायद 1 महीने पहले था। तो ब्रेक्सिट में हम इतना वरीड नहीं है। हम कहेंगे कि ओवरऑल मार्केट वॉलेटिलिटी, करेंसी डिप्रिसिएशन, फेड रेट हाइक, ये सब सितंबर अक्टूबर से प्ले आउट होने लगेगा। तब तक कोई ग्लोबल रिस्क हमें फिलहाल नजर नहीं आ रहा है मार्केट में। और घरेलू बाजार में अब सबकी नजरें और जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो वापस जीएसटी को लेकर हो गई हैं। ये बताइए, अगर ये बिल इस बार संसद में पास हो जाता है तो कितनी बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है बाजार में? नहीं, तो ये हमें लगता है कि ये मार्केट में ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। अगर ये पास नहीं होता है तो शायद मार्जिनल नेगेटिव होगा मार्केट को, क्योंकि अगर आप देखेंगे पीई मल्टीपल में हम फॉरवर्ड मल्टीपल्स में थोड़े बहुत स्लाइटली एक्सपेंसिव है अभी, क्योंकि इसमें मॉनसून, अर्निंग्स रिकवरी और जीएसटी प्राइस्ड इन है। और ये तीनों वेरिएबल में अगर स्लो डाउन होता है तो मार्केट करेक्ट होगा। अगर पास होगा तो इन लाइन एक्सपेक्टेड होगा, तो करेक्शन जनरली प्राइस वाइज थोड़ा सा माइनर होगा। तो मेरे हिसाब से नहीं पास होना नेगेटिव है, ज्यादातर की पास होना वेदर इट विल टेक द मार्केट्स हायर। ओके, एक और बड़ी इवेंट अमेरिका में ब्याज दरों के बढ़ने को लेकर है, तो क्या आप भी ये मानते हैं कि अब जल्दबाजी में अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ेंगी नहीं और वो खतरा फिलहाल अगले 2-3 महीनों के लिए टला हुआ माना जाए? बिल्कुल, हमें तो लगता है कि अभी दिसंबर में ही होगा रेट हाइक, और जो जनरली हमारी जो ग्लोबल वॉलेटिलिटी क्लोजर टू दिसंबर जैन फ्लोज वहां आता है तब तक। तो फिलहाल आप कोई भी करेंसी इंडिकेटर को देख लीजिए, वो स्टेबल है। तो हमें नहीं लगता है कि अभी मार्केट फेड रेट हाइक या ब्रेक्सिट से वरीड है। अगर कुछ भी होगा तो लोकल इश्यूज पे हमको वॉच करना होगा, विच इज मॉनसून बेसिकली। एक इवेंट है जो कल प्ले आउट हो रहा था, आईटी सेक्टर का गिरना, आप इसको किस तरह से देखते हैं? इन्फोसिस के सीईओ की कमजोर कमेंट्री, तमिलनाडु का इशू, आईटी सेक्टर में गिरावट में खरीदारी करेंगे या थोड़ा अवॉइड करेंगे अभी?
नहीं, बिल्कुल हम बाई करेंगे, बट इनके रिटर्न एक्सपेक्टेशंस इन कंपनियों की ज्यादा नहीं है। आपको 10 to 12% एनुअल रिटर्न मिलेगा, तो ये लो बीटा स्टेबल सेक्टर्स है। तो करेक्शन में एक्यूमुलेट करिए और जैसे आपको 10-12% आता है आप प्रॉफिट बुक करिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो आप होल्ड करिए क्योंकि आपको 12% कैगर बहुत अच्छी रिटर्न होती है। फिलहाल अदरवाइज हम इस इवेंट में ज्यादा रीड नहीं करते हैं। ये हर साल उन लोग एक मार्जिन वार्निंग या मार्जिन वॉलेटिलिटी पे कमेंट करते हैं, बट अगर आप एनुअलाइज बेसिस पे देखोगे तो इतना मटेरियल नहीं है। स्टॉक थोड़ी सी ओवर वैल्यूड हो गई थी, उसके लिए भी शायद करेक्ट हो गई है। अदरवाइज हमें ज्यादा इम्पैक्ट या कंसर्न नजर नहीं आ रहे। ओके, तो बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन अच्छे मॉनसून की उम्मीद में क्या कहीं आपको लगता है हरेंद्र जी की खरीदारी के मौके बनते हैं? यदि हाँ तो फिर कौन से सेक्टर्स पसंद है आपको? जी, हमें तो कंज्यूमर स्टेपल्स और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी बहुत पसंद है। उसमें हीरो मोटोकॉर्प है, हिंदुस्तान लीवर है, गोदरेज कंज्यूमर है। तो ये इन सब कंपनी में अगले 3 से 4 महीने में आपको अच्छी खासी रिटर्न दे देंगे। तो आई थिंक यू हैव टू बी इन्वेस्टेड इन दिस स्पेस। और दूसरे हमें लगता है कि ये जो पावर यूटिलिटी स्पेस है ओवरऑल बिकॉज ऑफ उदय बॉन्ड्स और जो क्रेडिट फ्लो और ऑफ टेक ऑफ पावर और सरप्लस पावर आ गई और इकोनॉमिक ग्रोथ रिकवरी, तो पावर सेक्टर काफी अच्छे से करेगा। बैंकिंग पर सर क्या राय है? एक्सपेक्टेशंस फिर से हो रही हैं कि सरकार कुछ ना कुछ पीएसयू बैंकों को राहत देने का काम कर सकती है। ज्यादा कैपिटलाइजेशन की मांग तो ये बैंक्स कर ही रहे हैं। पीएसयू बैंक्स खरीदना चाहेंगे नतीजे आने के बाद, करेक्शन के बाद, या अवॉइड करेंगे अभी? पीएसयू बैंक्स में बहुत न्यूज फ्लो है। एनपीएस के कंसर्न अगले 2 क्वार्टर तक रहेंगे। गवर्नमेंट ने बैंक रिस्ट्रक्चरिंग की जो रोड मैप दी है वो काफी क्लियर है। ये प्रोलॉन्ग्ड है, 2 साल तक चलता रहेगा और कैपिटल भी बहुत स्लोली मिलता रहेगा। तो पीएसयू बैंक में पर से में अभी स्टोरी नहीं है कि वी शेप रिकवरी आ जाएगी या आप इसको डीप वैल्यू में ले लें। अगर आपकी व्यू 3 साल की बनती है तो बिल्कुल वैल्यू है, बट उसके लिए आपको बहुत मौके मिलेंगे एंटर करने के लिए। फिलहाल ट्रेड प्राइवेट बैंक्स में है। प्राइवेट बैंक्स में मैं कहूंगा कि आईसीआईसीआई बैंक अगले 3 से 4 महीने में शायद आउट परफॉर्म कर जाए मार्केट को, क्योंकि उनकी जो सेलिंग ऑफ एसेट्स की स्टोरी काफी आ रही है। प्लस एज अ बैंक था एग्रेसिव है रिकवरी ऑफ लोन्स के लिए एंड वैल्यूएशंस आर ओके। तो हमें लगता है कि एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में जो ट्रेड है, एक्सिस अभी 28% प्रीमियम पे चल रहा है आईसीआईसीआई में, तो शायद लोग उसको थोड़ा बेच के आईसीआईसीआई बैंक ले लेंगे। तो हमें लगता है आईसीआईसीआई बैंक निफ्टी को भी आउट परफॉर्म करेगा। 280-290 रुपीज तक की हमें अपसाइड नजर आ रही है। तो फिर हरेंद्र जी ये बताइए कि अभी लोग सरकारी बैंक क्यों खरीद रहे हैं? ये शेयर इतने क्यों चल रहे हैं? क्या कोई ठोस वजह है इसके पीछे, या फिर ऐसे ही सेंटीमेंट सुधरा है तो थोड़ी खरीदारी हो रही है? नहीं, सेंटीमेंट है और ये ट्रेड हर समय आता है। अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट बाउंसेस आफ्टर एवरी क्वार्टरली रिजल्ट पीएसयू में आता है। लोग को लगता है कि वर्स्ट इज ओवर करके फिर थोड़ा चल जाता है, फिर रिजल्ट आता है, फिर करेक्ट होता है। तो बॉटम फिशिंग चलता ही रहेगा। वो एक ट्रेडिंग बाउंस की तरह लोग ट्रेड करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स उतनी सीरियसली पीएसयू बैंक्स को नहीं देख रहे हैं। बताइए कैपिटल गुड स्पेस पर अब आपकी क्या राय बन रही है? आज हम देख रहे हैं भेल में 3.5% की जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। एलएनटी के जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी नतीजों के बाद वो काफी उत्साहजनक थी। एलएनटी के शेयर में भी एक अच्छी रैली भी बनी थी। कुछ हद तक हालांकि कहते हैं शॉर्ट कवरिंग मूव था वो, लेकिन इन शेयरों को क्या आप खरीदना चाहेंगे अब? नहीं, अदर देन एलएनटी जहां पर थोड़ी बहुत इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट भी आ रही है, भेल और बाकी कंपनियों में हम उतने पॉजिटिव नहीं है। कैपिटल गुड्स में उनके वैल्यूएशंस भी एक्सपेंसिव है और ग्रोथ परफेक्टली प्राइस्ड है, उसके बावजूद मल्टीपल्स काफी हाई। तो कैप गुड स्पेस में ज्यादा बाइंग नहीं है। हमें यूटिलिटीज ज्यादा पसंद है। जैसे अगर आप पावर ग्रिड ले लीजिए, एनटीपीसी ले लीजिए, या आप टाटा पावर, रिलायंस पावर, पीटीसी इंडिया, इन स्टॉक्स में हमें लगता है कि अगले 3 या 4 महीने में काफी रिटर्न्स की, पॉजिटिव रिटर्न्स की पॉसिबिलिटीज है। ओके, ये राय है इस वक्त इन पावर स्टॉक्स पर। लेकिन ऑटो स्टॉक्स और स्पेशली 2 व्हीलर्स, जैसा आपने कहा कि डिस्क्रिशनरी में आपको पसंद है, लेकिन नंबर्स जो दिख रहे हैं अभी भी उतने मजबूत नजर नहीं आ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? 7th पे कमीशन जब ये लागू हो जाएगा, इसका पैसा लोगों को मिलना लगेगा, उसके बाद थोड़ी डिमांड बढ़ने की उम्मीद है? और अगर यदि हाँ तो फिर इस पैक में आपकी प्रेफरेंस किस तरह से होगी? अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे जो बड़ी मार्केट है मोटरसाइकिल्स की, वो ग्रो नहीं हो रही थी। अभी जो लास्ट 2 साल में ट्रेंड चल रही थी वो अर्बनाइजेशन और स्कूटर्स की चल रही थी।
तो उसके कारण टीवीएस और हीरो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। अभी स्कूटर्स प्लस मोटरसाइकिल में ट्रेड कौन सा है, वो हीरो का है। अगर आप देखिए मानसून, ओआरओपी जैसे आपने कहा, उसकी सबसे बड़ी ट्रिगर और पॉजिटिव हीरो का है। और उनके लार्ज मार्केट्स है बिहार, यूपी, जहां पे मानसून का इम्पैक्ट भी होगा और यूपी के इलेक्शंस में स्टिमुलस जो होगा क्योंकि स्पेंडिंग से, उससे भी काफी बेनिफिट होगा। तो हम कहते हैं कि हीरो टू व्हीलर पैक में नंबर 1 है और मारुति और टाटा मोटर्स जो है पैसेंजर व्हीकल में फॉलो करते हैं। तो हम स्ट्रक्चरली हीरो पे पॉजिटिव रहेंगे। फार्मा शेयरों पर सर आपकी क्या राय है? ये हफ्ता भी देखिए फार्मा कंपनियों के लिए खराब रहा है, बल्कि पिछले कई दिनों से आप देखिए फार्मा कंपनी के लिए नेगेटिव न्यूज फ्लो विदेशों से, घरेलू बाजारों से देखने को मिल रहा है। काफी लोग इसके सेक्टर के ऊपर बुलिश थे, अच्छे रिटर्न्स ने कमाकर भी दिए हैं। अब एक्सपेक्टेशंस रखना ज्यादा सही नहीं होगा क्या, या आप खरीदारी करेंगे गिरावट में? हमें लगता है कि यहां से और डाउनसाइड फार्मा स्टॉक्स में है। एक है कि क्योंकि उनके एब्सोल्यूट अर्निंग्स ग्रोथ की विजिबिलिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है, अभी भी वैल्यूएशंस में थोड़े बहुत एक्सपेंसिव है। और आप देखेंगे कि मार्केट में जब बाकी सेक्टर्स अच्छे चलते हैं तो हाई वैल्यू डिफेंसिव स्टॉक्स के लिए थोड़ी फेवर कम होती है। तो मनी फ्लो फार्मा और शायद थोड़े बहुत टेक से, ये जो अपनी डिस्क्रिशनरी, स्टेपल, हाई मोमेंटम एनबीएफसीज यहां पर फ्लो होते हैं। तो कोई भी वेरिएबल अभी फिलहाल फार्मा के बाउंस के लिए सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो हम नहीं कहते हैं कि यहां पर आपको 3 से 4 महीने में कोई फिनोमिनल रिटर्न्स मिलेंगे। ये जो कमोडिटी स्टॉक्स, खासतौर से खाने पीने की चीजें वाले, शुगर हुआ, चाय, कॉफी, ये तमाम सेक्टर सब थोड़े थोड़े एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये एक मौका है पैसा लगाने का, या फिर दूर है? देखो, फिलहाल रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेड और हाईली वॉलेटाइल है। हम नहीं कहेंगे कि आप शुगर या टी के जो ट्रेड जाएंगे जहां पर पोजीशंस बिल्ड होते हैं और सेल ऑफ जल्दी हो जाते हैं, वहां पर आप ट्रेड करें। आपको अगर देखेंगे ओवरऑल फेरस नॉन फेरस कमोडिटी स्पेस में, वहां पर थोड़े पॉजिटिव ट्रेंड्स आ रहे हैं। मिनिमम इंपोर्ट प्राइस की गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही है, तो वहां पर वेदांता है, हिंडाल्को है, जेएसडब्ल्यू है। तो क्या है, इस सिक्लिकल डाउनटर्न से इन लोग निकल रहे हैं बाहर। तो आप इन कंपनियों में बेटर हो रादर देन दिस स्मॉल कमोडिटी जहां पर मैनिपुलेशन की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। और एक बड़ा सेक्टर सर ऑयल एंड गैस, आखिरी सवाल आपसे इस पर है। आज भी हम देख रहे हैं अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में जिस तरह से निचले स्तरों से रिवाइवल देखने को मिला है, ये सेक्टर पर आपका क्या व्यू है? ये क्या अच्छी प्रदर्शन यहां से दिखा सकता है? सॉरी, आप ऑयल गैस और ओएमसी के बारे में बोल रहे हैं? जी 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 सर। हाँ, तो ओएनजीसी में तो ट्रेडिंग बाउंसी है, जहां दा अपसाइड नहीं है क्योंकि क्रूड रेंज बाउंड है। और एमसी स्टॉक्स में हमें ऑयल इंडिया बहुत पसंद है, क्योंकि हमें लगता है कि जो पारादीप रिफाइनरी की जो कंप्लीशन और एक्सपेंशन चल रही है, बहुत तेजी से चल रही है। मार्केट में फंड मैनेजर्स या काफी इन्वेस्टर्स सर्कमस्पेक्ट हैं वहां पर। हमें लगता है वहां पे जीआरएम कंपनी जितनी मार्केट ने पेंसिलिन की वहां से ज्यादा बनाएगी और वैल्यूएशन आर्बिट्राज काफी ऊपर है। तो 100 रुपीज हायर फ्रॉम सीएमपी हमारा टारगेट है फॉर आईओसी। ओके, हरेंद्र सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीएनबीसी आवाज के साथ जुड़कर आज अपनी राय देने के लिए। बाजार इस बीच रिकवरी की कोशिश करते हुए दिखे, 8200 पर आया है निफ्टी। देखते हैं ऊपर टिक पाता है, निकल पाता है या नहीं। फिलहाल एग्जैक्टली 8200 का लेवल आपकी स्क्रीन पर 25 अंकों का नुकसान आपको दिखेगा सेंसेक्स में। लेकिन रिकवरी के पहले संकेत जो मिड कैप इंडेक्स से आए थे वो अब भी बरकरार है। लगभग आधा % की तेजी मिड कैप इंडेक्स में हो चुकी है। 17,750 का वो लेवल था निफ्टी का आज का जो बॉटम था। आपको याद होगा हमने कहा था कि वहीं पर एक खरीदारी का मौका बनता है। उसी लेवल से बैंक निफ्टी ने भी एक अच्छी रिकवरी, तो बैंक निफ्टी में भी निचले स्तर से थोड़ी रिकवरी आती हुई दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं मोतीलाल ओसवाल, म्यूचुअल फंड में वाइस प्रेसिडेंट और फंड मैनेजर वरुण गोयल। वरुण जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। कैसे देख रहे हैं भारतीय बाजारों को? क्या यही मोमेंटम, यही तेजी का रुझान बरकरार रहना चाहिए, या फिर पिछले कुछ दिनों में हम नॉन स्टॉप भागे तो थोड़ा रुकेंगे इन लेवल्स पर? गुड मॉर्निंग। आई थिंक पिछले 3 साल से मार्केट में अर्निंग्स ग्रोथ ऑलमोस्ट जीरो रहा है। अगर आप देखें FY14, 15, 16, और उस बेस पे आई थिंक ये साल 15 से 20% का अर्निंग ग्रोथ काफी पॉसिबल है। मार्केट इस वक्त काफी रीजनेबल वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, तो हमें लगता है कि अगर 15 से 20% का अर्निंग ग्रोथ आएगा, जो कि आना चाहिए क्योंकि इस साल मानसून अच्छा होने की एक्सपेक्टेशन है, इंटरेस्ट रेट कट और हो सकते हैं जिसकी वजह से ग्रोथ में थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा। उस वजह से हमें लगता है 15 से 20% मार्केट का अपसाइड आपको मार्च तक देखने में मिल सकता है। वरुण जी, ये जो हफ्ता अब आज खत्म हो रहा है, आप देखिए 2 सेक्टर्स
सेक्टर्स ने आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। एक पीएसयू बैंक जो 7% की जोरदार मजबूती दिखा रहा है और दूसरा मेटल पैक। ये दोनों ही सेक्टर्स ऐसे थे जहां पर लोग खरीदारी करने की राय पहले नहीं दे रहे थे, अलग अलग खराब वजहों से। अब इस सेक्टर पर आपका व्यू क्या है और इनमें से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कौन सा दिखा सकता है? देखिए, जहां तक मेटल्स है या ग्लोबल कमोडिटीज का सवाल है कि जो सबसे बड़ा ड्राइवर है मेटल्स का वो है चाइना, और चाइना में जीडीपी ग्रोथ अभी भी स्लो डाउन की सिचुएशन में है। हमें नहीं लगता कि एक सस्टेनेबल अपटर्न मेटल स्पेस में या ग्लोबल कमोडिटी स्पेस में आपको देखने का मिलेगा। पिछले 3 महीने में जरूर एक बाउंस रहा है, बट क्योंकि डिमांड सप्लाई सिचुएशन अभी भी टफ है और हमें लगता है चाइना में अगर फर्दर वीकनेस होगा तो मेटल प्राइसेस और नीचे आ सकते हैं, तो वो एक सेक्टर है जिससे हम बिल्कुल दूर रहेंगे। जहां तक पब्लिक सेक्टर बैंक्स का सवाल है तो सिचुएशन अभी भी टफ है। काफी सारे बैंक्स में जो लॉसेस हमें देखने को मिले हैं Q3, Q4 में, हमें ऐसा लगता है कि शायद अगले साल Q1, Q2 में भी वो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। सेलेक्टिवली कुछ बैंक्स में जो थोड़े से बेटर मैनेज्ड हैं, जिसमें एसेट क्वालिटी इश्यूज काफी एड्रेस हुए हैं, उसमें शायद आप बेटर टाइम देखेंगे। लेकिन नेट नेट अगर आप देखें तो जो प्रॉफिट उनका FY15 में था वो शायद FY18 में वापस आएगा, तो करीब 2 से 3 साल का टाइम भी काफी पेनफुल रहेगा इन बैंक्स के लिए। इसीलिए हम लोग ये सेक्टर पे अभी भी केयरफुल स्टैंड बना के रहेंगे। चलिए, लेकिन सरकारी बैंक्स आपको पसंद ना हो, लेकिन एक और दूसरी स्पेस है जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, एनबीएफसीज, माइक्रो फाइनेंस कंपनियां। क्या यहां पर मौका है पैसा लगाने का? देखिए, एनबीएफसी स्पेस काफी अच्छा सेलेक्टिवली अगर हम देखें तो अच्छी ग्रोथ स्पेस में है। लास्ट ईयर अगर आप देखें तो क्रेडिट ग्रोथ सिर्फ 10% था, लेकिन वो कंपनीज जो कंज्यूमर फाइनेंस की स्पेस में है, वो कंपनीज जो हाउसिंग फाइनेंस की स्पेस में है, उनका ग्रोथ 15 से 20% के आसपास रहा। कई कंपनीज उस सेक्टर में अभी भी तेजी से ग्रो कर रही हैं, उनकी एसेट क्वालिटी भी काफी अच्छे से मेंटेन्ड है, तो वो स्पेस में हमें लगता है अभी भी अपसाइड रहेगा। मैं पिछले एक्सपर्ट से भी पूछ रहा था कि कैपिटल गुड स्पेस पर उनकी क्या राय है। ये बताइए सर, आपकी भी राय जानना चाहता हूं। भेल ने इस हफ्ते 5.5% के रिटर्न दिए हैं, एलएनटी ने इस हफ्ते 2.5% के रिटर्न दिए हैं। हालांकि सेंसेक्स निफ्टी में आधे % के नेगेटिव रिटर्न्स रहे हैं। इस पॉकेट ने भी आउट परफॉर्मेंस दिखाई है इस हफ्ते, बल्कि नतीजों के बाद से एलएनटी के अच्छे मूवमेंट देखने को मिला है। क्या खरीदारी कर रहे हैं आप जैसे दिग्गज यहाँ पर? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में सेलेक्टिवली हमने देखा कि पिछले 1.5 साल में पावर स्पेस में, खासकर पावर ट्रांसमिशन स्पेस में, रोड्स में ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स, बीओटी ऑपरेटर्स, हाइब्रिड प्रोजेक्ट ऑपरेटर्स, सबको डेफिनेटली ऑर्डर इनफ्लो में काफी तेजी आई है, और जो कंपनीज इस फील्ड में जुड़े हुए हैं उनको डेफिनेटली फायदा होगा। प्लस अगर आप देखें ऑयल एंड गैस केपेक्स से रिलेटेड जो कंपनीज हैं, क्योंकि पिछले साल क्रूड में बहुत तेजी से गिरावट आई थी, तो ऑयल एंड गैस रिलेटेड केपेक्स भी रुक गया था। अभी अगर क्रूड $50 पे आया है और अगर यहाँ सस्टेन करता है तो कुछ ऑयल एंड गैस केपेक्स में भी रिवाइवल देखने को मिलेगा। तो सेलेक्टिवली हमें लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में रिवाइवल है, लेकिन वही कंपनी जिसमें डेट लेवल कंट्रोल में है, जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है, सिर्फ उसी में इन्वेस्ट करना बेहतर होगा। और आज आपके सामने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े भी शाम को आने वाले हैं। हमारा अनुमान यह कि ग्रोथ नेगेटिव रहेगी, %0.5% माइनस ग्रोथ आती दिखेगी। तो फिलहाल ग्रोथ को रिकवर होकर अच्छी आने में शायद वक्त लगेगा, और इसलिए वरुण गोयल साहब भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए। लेकिन एक सेक्टर जिससे बड़ी उम्मीदें रही थी बाजार को और डिफेंसिव मानते थे, अच्छे कई सारे मल्टी बैगर स्टॉक्स भी निकले, फार्मा। लेकिन अब पिछले 1.5 साल से ये तमाम फार्मा शेयर बड़े परेशान कर रहे हैं आम इन्वेस्टर को भी, और शायद आप जैसे फंड मैनेजर्स को भी। जिस तरह से यूएस एफडीए को लेकर लगातार चिंताएं बनी, क्या लगता है सर, जितनी खराब खबरें आनी थी आ चुकी बार, इन वैल्यूएशन पर ये स्टॉक सस्ते हैं या अभी भी दूर रहना चाहिए? देखिए, फार्मा सेक्टर पे तो हम लोग बहुत बुलिश हैं। हमें लगता है कि फार्मा सेक्टर जो आज $15 बिलियन का मार्केट हो गया है इंडियन कंपनीज के लिए, आगे आने वाले टाइम में हम देखेंगे करीब $30 से $40 बिलियन का फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट इंडिया से होना चाहिए अगले 7 से 10 साल में। तो इस सेक्टर में बहुत प्रोस्पेक्ट्स हैं। पिछले 1 साल में डेफिनेटली यूएस एफडीए रिलेटेड इश्यूज की वजह से काफी कंपनीज पे इम्पैक्ट पड़ा। हमें ऐसा लगता है कि ये एक रिस्ट्रक्चरिंग का फेस है। काफी सारी इंडियन कंपनीज क्योंकि एफडीए के रूल्स चेंज हुए हैं, वो अभी समझ रही हैं और कैसे उस पर रिएक्ट करना है, कैसे अपने प्रोसेसेस बेटर करने हैं, कैसे ट्रांसपेरेंसी लानी है, इस पर लगातार काम हो रहा है। क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है, क्योंकि प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो हमें लगता है इंडियन कंपनीज जो अच्छी कंपनीज हैं, टायर 1 कंपनीज, वो डेफिनेटली इन चैलेंजेस को मीट करेंगी और ग्रोथ में रिवाइवल हमें FY18 ऑनवर्ड्स देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली ये सेक्टर अगले 3 से 5 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से अभी भी बहुत अट्रैक्टिव है।
राइट, और हमने देखा भी है इस हफ्ते सिप्ला जैसे शेयरों ने पॉजिटिव रिटर्न्स भी दिए हैं। देखिए 3% की तेजी सिप्ला में देखने को मिली, हालांकि दूसरे फार्मा शेयरों में कमजोरी। तो आपकी नजर होनी चाहिए उन स्टॉक्स पर जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं इस सेक्टर में, और आउट परफॉर्मेंस अगर इस समय देखने को मिल रही है तो भेल से देखने को मिल रही है। बार बार मेरी नजर पिछले 15-20 मिनटों में कई बार स्टॉक पे गई है। आप देखिए अब भी 3.5% की मजबूती ये शेयर दिखा रहा है आज के सत्र में। इसके अलावा आप देखिए अच्छी तेजी दिखाने का जो काम कर रहे हैं वो PSU बैंकिंग शेयर कर रहे हैं, और FNO में टॉप 3 गेनर्स में अगर आप नजर डालें भेल के अलावा यूको बैंक है जो 4% की मजबूती आज के सेशन में दिखा रहा है। सर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर्स इस पर भी एक आपसे राय लेना चाहता हूं, आपको क्या पसंद है इस पैक में? देखिए ऑटो सेक्टर में डेफिनेटली रिवाइवल है। हमें लगता है कि ये साल पैसेंजर कार वॉल्यूम ग्रोथ 12 से 15% के बीच में रहना चाहिए। 2 व्हीलर्स में भी 2 साल की काफी स्लो ग्रोथ के बाद ये साल लगता है कम से कम 8 से 10% का वॉल्यूम ग्रोथ रहेगा। कमर्शियल व्हीकल्स में डेफिनेटली बहुत अच्छा ग्रोथ ऑलरेडी लास्ट ईयर रहा और ये ट्रेंड शायद कंटिन्यू करना चाहिए। हमें जो सेगमेंट पसंद है वो है प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट, जो कि लेजर बाइकिंग सेगमेंट जिसको हम कहते हैं। तो वहां पे 40 to 50% ग्रोथ शायद बना रहेगा ये साल भी। तो नेट ऑटोमोबाइल्स और जो ऑटो एंसिलरी कंपनीज है उसमें ये साल बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिलना चाहिए। ओके, तो ये रहा है ऑटो स्टॉक्स पर, लेकिन ऑटो से ही जुड़ा हुआ एक स्टॉक और एस्कॉर्ट्स, ये देखिए अभी अभी दिन के उच्चतम स्तर पर आता हुआ नजर आ रहा है। तेज उछाल आया है पिछले कुछ मिनटों में। देखिए अच्छी तेजी बनती थी। मेरे ख्याल से आज स्टॉक 20 में आपकी टीम में शामिल है। हेमंत ने इसे आज सुबह रिकमेंड किया और देखिए आपको आसानी से खरीदने का मौका भी मिला होगा। अब दिन के हाई पॉइंट पर एस्कॉर्ट्स आता हुआ दिखा है, वॉल्यूम्स भारी भरकम बढ़ते हुए दिख रहे हैं। चलिए वरुण गोयल साहब से विदा लेने का वक्त है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और तमाम सेक्टर्स और बाजार पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। और बाजार ने की एक कमजोर शुरुआत, 8,200 के पार निकलने में आ रही है निफ्टी को मुश्किल। हालांकि मिड कैप शेयरों ने अभी मजबूती बरकरार रखी है। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। प्रियंका संभव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं दिल्ली से, जो बताएंगी कमोडिटी बाजार की ओपनिंग कैसे होने वाली है, उनकी नजर कहां पर है। हाय प्रियंका, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग हेमंत। आज चीनी पर नजर रहनी चाहिए। इसकी कीमतों पर काबू पाने के लिए सरकार इसके एक्सपोर्ट को महंगा करने जा रही है। तो हम समझेंगे कि चीनी में क्या करना चाहिए हमारे कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ इस ब्रेक के बाद।